देश भर में एक बार फिर से भक्ति की तमाम तस्वीरें जो हैं वो दिखने जा रही हैं, क्योंकि कोरोना महामारी को पीछे छोड़कर आस्था का सैलाब हिलोरे मारने लग गया है। देखिए, कोरोना की वजह से भक्तों का उत्साह 2 साल से फीका लग रहा था और अब पूरे जोश में ये सारे श्रद्धालु देखे जा सकते हैं। 30 जून से अमरनाथ यात्रा की शुरुआत होने जा रही है। इसके लिए भक्तों का जम्मू पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया। यहां बेस कैंप लगा है और भक्तों का रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है। बुधवार को सुबह 4 बजे पहला जत्था रवाना हो जाएगा। इस बार श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। अमरनाथ यात्रा शुरू होने से होटल मालिक से लेकर टैक्सी ऑपरेटर्स सभी ने श्रद्धालुओं के लिए खास छूट का ऐलान भी कर दिया है। अमरनाथ यात्रा के शुरू होने से श्रद्धालुओं के साथ साथ घोड़े वाले, पिट्ठू वाले, पालकी वाले सभी खुश नजर आ रहे हैं। उम्मीद यह है कि यात्रा उनकी जिंदगी को एक बार फिर से आबाद कर देगी। तो वहीं 1 जुलाई से ओडिशा के पुरी में भी पवित्र जगन्नाथ यात्रा का आगाज होने जा रहा है। रथ यात्रा के लिए तैयारियां करीब पूरी कर ली गई हैं। तीनों रथों को फाइनल टच दिया जा रहा है। जो थोड़ी बची हुई हैं उन्हें समय पर पूरा कर लिया जाएगा। आज से 3 दिन बाद यानी कि 1 जुलाई के शुभ मुहूर्त पर भगवान जगन्नाथ अपनी बहन सुभद्रा और भाई बलभद्र के साथ 3 सुंदर रथों में सवार होकर अपनी मौसी के घर जाएंगे और फिर 7 दिन तक वहीं पर विश्राम करेंगे। जगन्नाथ यात्रा में शामिल होने के लिए देश और दुनिया से लोग पुरी पहुंचने लगे हैं। इससे जुड़ी ये 2 तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं अमरनाथ यात्रा की, जिसमें शामिल होने वाले तमाम जो भक्त हैं उनका जम्मू पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है। बुधवार को पहला जत्था अमरनाथ यात्रा पर चल पड़ेगा और इस बार श्रद्धालुओं की सुरक्षा को लेकर उनकी सहूलियत का खास इंतजाम कर दिया गया है। अमरनाथ यात्रा शुरू होने से होटल मालिक से लेकर तमाम जो टैक्सी ऑपरेटर्स हैं उन्होंने श्रद्धालुओं के लिए खास छूट का ऐलान भी कर दिया है। मतलब कोरोना की वजह से 2 साल के बाद शुरू होने जा रही ये यात्रा भक्तों के लिए खास हो गई है। भक्ति का नाद है, श्रद्धा का साथ है, शिव का विश्वास है। बुधवार तड़के अमरनाथ यात्रा शुरू हो जाएगी। शिव भक्तों का पहला जत्था जम्मू पहुंच चुका है, जहां शिव के जयकारों से इलाके का आसमान गूंजने लगा है। यहाँ श्रद्धालुओं के लिए तैयारियां पूरी कर ली गई है। सुरक्षा सुविधा से लेकर हर तरह के इंतजाम न केवल प्रशासन देख रहा है, बल्कि जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा खुद जायजा ले रहे हैं। जम्मू के भगवती नगर में रात्रि निवास बनाया गया है, जिसे सभी सुविधाओं से लैस किया गया है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने यहाँ पहुंचकर सुरक्षा के साथ दूसरी सुविधाओं को बारीकी से परखा। श्रद्धालुओं की सभी जरूरतों के सामान के साथ हिफाजत के साथ यात्रा हो, इसके लिए अफसरों के साथ बाकायदा एक बैठक भी की गई। साथ ही राज्यपाल ने ये भी भरोसा जताया कि भोलेनाथ की कृपा से यात्रा हो या फिर इससे जुड़े इंतजाम ये पहले से बेहतर ही होंगे। बाबा अमरनाथ के श्रद्धालु आएंगे। यूटी प्रशासन ने मेहनत करके व्यवस्था को बेहतर बनाने का इंतजाम किया है। मुझे लगता है कि हमको और आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। सुरक्षा बल चौकस हैं। आप लोग पहले भी यात्रा को कवर किए हैं। यहीं कैंप में देखिए, मुझे लगता है पहले से आपको बेहतर व्यवस्था दिख रही होगी। कोरोना के चलते बीते 2 साल में अमरनाथ यात्रा बंद रही। अब इसे फिर से शुरू किया गया है। यात्रा करने वालों में साधु, संत और आम लोग दोनों शामिल है। अधिकारियों की माने तो रवानगी के लिए रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है। सबसे पहले 30 जून को 1500 से 2000 लोगों का जत्था पहली खेप में यात्रा के लिए निकल पड़ेगा। इस बार यात्रा को हाईटेक भी बनाया गया है। इस बार श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए खास तौर पर इंतजाम किए गए हैं, जिस पे यात्रा करने वालों को एक टैग दिया जा रहा है। यहाँ पर जो भगवती नगर से बेस कैंप, यहाँ से यात्रा की रवानगी होगी। यहाँ पे पूर्णतया प्रबंध किए गए हैं। इनके रहने के, खाने के, बसेस की व्यवस्था, सिक्योरिटी के सब पूर्णतया प्रबंध किए गए हैं। इवन की रजिस्ट्रेशन के भी जो यहाँ पर किए गए हैं। तो एक्सपेक्टेड उम्मीद है कि एक जत्थे में 1500 से 2000 लोग यहाँ से जाएंगे। उनको पूर्णतया एक कॉन्वॉय के साथ में, बड़े हर्षोल्लास के साथ में यहाँ से रवाना किया जाएगा।
यात्रा को लेकर श्रद्धालु भी काफी उत्साहित हैं। दूर दराज से आए ये श्रद्धालु सरकार की तरफ से किए गए इंतजामों से खुश दिखाई दे रहे हैं। सुरक्षा के साथ दूसरी व्यवस्थाओं को लेकर बेफिक्र और भक्ति भाव में डूबे नजर आ रहे हैं। काफ़ी इच्छा है मन में दर्शन करने की काफ़ी दिनों से, क्योंकि 2 साल से जैसे कि आप जानते हैं कि बंद था, कोरोना के चक्कर में सारी चीज़ें अस्त व्यस्त थी। वेट तो काफ़ी करना पड़ा, लेकिन मैं खुश हूँ कि मैं 1 महीने के लिए बाबा के चरणों में ही रहूंगा और हर रोज बाबा के दर्शन करने हैं। यही मेरा ध्येय है और इसको मैं जरूर पूर्ण करूंगा, क्योंकि जहाँ शिव होते हैं वहाँ शंका नहीं होती। बहरहाल अब यात्रा शुरू होने में 24 घंटे से भी कम का वक्त बचा है और श्रद्धालुओं का उत्साह बता रहा है इस बार की अमरनाथ यात्रा नए रिकॉर्ड बनाने की तरफ बढ़ेगी, क्योंकि 2 साल से बाबा बर्फानी की ये दूरी उनके भक्तों को बेकरार कर चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो भक्तों के चेहरे का उत्साह देखकर आप समझ चुके होंगे कि इस वक्त भक्त कितने ज्यादा उत्साहित हैं कि वो अमरनाथ यात्रा पर पहुंचे, और इसलिए जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि इनकी सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। और इसलिए सुरक्षा का घेरा इस बार और ज्यादा कड़ा किया गया है। चप्पे चप्पे पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था है। यात्रियों की सुविधा के लिए जम्मू से हेलीकॉप्टर सेवा का भी इंतजाम किया गया है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं जम्मू से हमारे संवाददाता अशरफ वानी। देखिए, कैमरामैन आपको दिखाएगा, ये पंचतरनी है जहां पर रोजाना 300 से 400 हेलीकॉप्टर सॉर्टीज जो है लैंड करेंगी, क्योंकि अब की बार जो है पहली बार अमरनाथ यात्रा के लिए श्रीनगर से हेलीकॉप्टर सेवाएं भी शुरू होगी। और यहाँ पर जो पूरा एयर ट्रैफिक है वो बीएसएफ के जिम्मे है। साथ ही साथ जो है क्योंकि अब सुविधाएं बड़ी हैं तो ज्यादातर लोग जो है हेलीकॉप्टर से ही अमरनाथ यात्रा करना चाहते हैं। तो अब की बार जो है न सिर्फ बालटाल और पहलगाम से हेलीकॉप्टर सेवा अमरनाथ यात्रा के लिए होगी, बल्कि साथ ही साथ जो है हेलीकॉप्टर सेवा श्रीनगर से भी पहली बार श्रद्धालुओं के लिए रखी गई है। तो वो सुरक्षा का जिम्मा भी बीएसएफ के हाथ में है। फिलहाल सभी तरह की तैयारियां जो हम यहाँ पर जमीन पर देख रहे हैं पूरी हो चुकी हैं। अलग अलग एजेंसियों की तरफ से, सुरक्षा बलों की तरफ से, प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से। और अब की बार पूरा प्रयास है कि बिल्कुल जितने भी श्रद्धालु, क्योंकि जिनकी संख्या 10 लाख के करीब आंकी जा रही है कि 10 लाख श्रद्धालु अब की बार अमरनाथ यात्रा में आएंगे, क्योंकि 2 साल बाद यात्रा शुरू हो रही है, उनकी यात्रा काफी सफल हो और सुरक्षित हो, उसके लिए सभी सरकार की एजेंसियां और सरकार के प्रशासन के लोग मिलकर प्रयास में जुटे हैं। रूफ अहमद के साथ अशरफ वानी, पंचतरनी। तो देखिए, अमरनाथ यात्रा के मद्देनजर सुरक्षा का घेरा जो है उसको सख्त कर दिया गया है। सेना के वरिष्ठ अधिकारी जो हैं उनकी माने तो इस बार 3 से 4 गुना अधिक सुरक्षा कर्मियों को तैनात भी किया जाएगा, क्योंकि आतंकवादी हमले का इनपुट मिला है। सभी सुरक्षा एजेंसियां मिलकर काम कर रही हैं और अलर्ट भी हैं। पिलग्रिम्स की देखभाल भी करते हैं, उनकी सेवा भी करते हैं। उनको कोई मेडिकल इमरजेंसी आ गई उसको भी केटर फार करते हैं। हमने कई जगह पे अपने मेडिकल डेट लगाए हैं। हमारे लोग रहेंगे अगर किसी को मेडिकल केयर की जरूरत है। यहाँ पे श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड ने भी कई जगह पे अपने मेडिकल कैंप्स लगाए हैं, आर्मी ने लगाए हैं, सीआरपीएफ ने लगाए हैं। सो अमरनाथ यात्रा सुरक्षा ड्यूटी इस मामले में हमारी जो दूसरी सुरक्षा ड्यूटियों से डिफरेंट है कि इसमें हम जो पिलग्रिम्स आते हैं, यात्री आते हैं, उनकी सेवा करना, शुश्रूषा करना, उनकी देखभाल करना, उनको मेडिकल हेल्प पहुंचाना, उसकी भी हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, जिसको हम बखूबी निभाते हैं। तो आप देख रहे हैं कि सुरक्षा घेरा इस बार कितना ज्यादा सख्त किया गया है। इसके बाद ही देखिए 2 साल बाद क्योंकि यात्रा शुरू होने जा रही है तो आस्था का सैलाब उमड़ने वाला है। रिकॉर्ड श्रद्धालुओं के यहाँ पर पहुंचने की उम्मीद। इसके साथ साथ सुविधाओं में भी इजाफा किया गया है, जिसके बारे में आगे आपको बताएंगे। उससे पहले आपको ये बता दें कि पहला जत्था जम्मू से कल यानी कि 29 जून को रवाना होगा, क्योंकि यात्रा 30 जून से शुरू होने जा रही है। अभी तक 3 लाख तीर्थ यात्रियों ने रजिस्ट्रेशन करवाया है। पूरी जानकारी देखिए। 100 टेंट की कैपेसिटी बालटल के अंदर है और 500 टेंट्स की एक नई टेंट सिटी यहां बनाई जा रही है, जो श्राइन बोर्ड का एफर्ट है, इसमें आर्मी का एफर्ट है उसमें, और उसके साथ साथ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से भी है। तो 500 टेंट्स में हर टेंट में 10 आदमी रह सकते हैं। तो मान के चलिए कि टेंट जो फैसिलिटी है काफी पर्याप्त है। साथ ही साथ यहाँ के जो लोकल लोग हैं, आपको पता है ये एक महोत्सव की तरह है।
तो वो भी अपने अपने टेंट 2 साल के बाद लेकर आए हुए हैं, उन्होंने अपने तैनात भी कर दिए हैं। और कुल मिलाकर मेरा मानना है कि हमारे पास 1700 टेंट्स होंगे, जिसमें हमारे पास जितने भी यात्री बाल्टल एक्सेस पर आएंगे उनको हम सही ढंग से एकोमोडेट कर पाए। हमें तो सर बहुत खुशी है सर कि 2 साल से यात्रा पूरा बंद थी सर कोविड की वजह से। सर इस साल तो हम पूरे इंतजार में है सर कि हमारे तकरीबन कंगन सोनमर्ग के लोगों पर 90% लोग इसी पर डिपेंड करते हैं सर, यात्रा और टूरिस्ट पर सर इसीलिए हम इस साल बहुत खुश है। हम यात्रा का इंतजार में है सर, टेंट लगाते हैं सर, बेड लगाते हैं सर, पूरा तैयारी में है सर। यात्रा आना चाहिए सर इस साल टेंशन से बिना सर, हम पूरे इंतजार में यहाँ पर है यात्री के सर। यात्रियों को भी जो क्या नाम है बाहर बोला जाता है कि नहीं ऐसा वैसा कश्मीर के अंदर ऐसी कोई बात भी नहीं है। कश्मीर के अंदर अच्छे लोग रहते हैं, प्यार वाले लोग रहते हैं, ऐसा बुरा आदमी कोई भी नहीं रहता है, मेहमान नवाज है। बाकी टेंटों का आपने देखा, हमने इंतजार किया 2 साल के बाद, हमें खुशी है कि यात्री लोग आए यहाँ, तो किसी तरह का कोई तकलीफ नहीं यहाँ पे है। हम हर बार प्यार से पेश आते हैं, आने वाले वक्त में भी प्यार से पेश आएंगे, तो हम कहते हैं कि आओ बस कश्मीर के अंदर। अब देखिए 2 साल के बाद ये यात्रा शुरू होने जा रही है, तो जाहिर सी बात है कि उत्साह अपने चरम पर है। अब अमरनाथ यात्रा के एक दिन के बाद ओडिशा के पुरी में जगन्नाथ यात्रा की शुरुआत भी होने जा रही है, जिसे लेकर भक्तों का उत्साह चरम पर है। 1 जुलाई से रथ यात्रा की शुरुआत होगी, जिसके लिए तैयारियां अंतिम चरण में पहुंच गई हैं। जगन्नाथ रथ यात्रा में शामिल होने के लिए देश दुनिया से लोग पुरी पहुंचने लग गए हैं और कोरोना की वजह से रथ यात्रा भी 2 साल के बाद शुरू होने जा रही है। लिहाजा भारी तादाद में भक्तों के आने की संभावना को देखते हुए राज्य सरकार ने सभी जरूरी उपाय भी कर लिए हैं। आस्था और भक्ति से सराबोर ये मनोहारी दृश्य भगवान जगन्नाथ की नगरी पुरी का है। भगवान जगन्नाथ के भक्त भक्ति के सागर में उतर रहे हैं। भगवान जगन्नाथ की यात्रा के लिए तीनों रथों की तैयारियां अंतिम चरण में हैं। आकर्षक रंगों और चित्रों से रथों को सजाया संवारा जा रहा है। पूरी शिद्दत से कलाकार रथ को तैयार करने में जुटे हैं। खास बात यह है कि ये रथ केवल श्री मंदिर के बढ़ई ही बनाते हैं। मूर्तिकार भगवान की मूर्तियों को अंतिम रूप देने में लगे हैं। मूर्तियां तैयार हैं, बस रंगों से फाइनल टच दिया जा रहा है। वक्त कम है, लिहाजा दर्जी भी पूरी मेहनत से भगवान के वस्त्रों को तैयार कर रहे हैं। पुरी की पवित्र धरती 2 साल बाद होने जा रही रथ यात्रा के लिए पूरी तरह तैयार है। कोरोना महामारी की वजह से यात्रा पर प्रतिबंध था। श्रद्धालुओं में जबरदस्त उत्साह है। हर किसी को बस 1 जुलाई का इंतजार है, जब भगवान जगन्नाथ की भव्य रथ यात्रा निकाली जाएगी। जन्म स्थान है, 7 दिन भगवान वहाँ विराजमान रहते हैं। तो अब से आषाढ़ द्वितीय शुक्ल पक्ष को यानी 1 जुलाई को ये रथ यात्रा होगी और भगवान हम सब पे कृपा अनुकंपा करेंगे। आप सभी जन आए रथ यात्रा में। 29 तारीख भगवान का पट खुल जाएगा और हर भक्त कोई भगवान का दर्शन कर पाएंगे। और जुलाई 1 को भगवान जी का रथ यात्रा होगा। रथ यात्रा है, कार फेस्टिवल, पूरा विश्व का जो उत्सव है वो अच्छे तरह से मनाया जाए और प्रभु को किसी तरह से हम लोग आराम से लोग लाके रथ के ऊपर बिठा के सारा विश्व को जगन्नाथ का दर्शन करा सके। पुरी की जगन्नाथ यात्रा विश्व प्रसिद्ध है, जिसमें शामिल होने के लिए देश दुनिया से भक्त आते हैं। आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को रथ यात्रा निकाली जाती है। भगवान जगन्नाथ अपनी बहन सुभद्रा और भाई बलभद्र के साथ 3 अलौकिक सुंदर रथों में सवार होकर अपनी मौसी के घर गुंडीचा मंदिर जाते हैं और फिर 7 दिन तक वहीं विश्राम करते हैं। 1 जुलाई को जगन्नाथ मंदिर से रथ यात्रा शुरू होगी और गुंडीचा मौसी के घर गुंडीचा मंदिर की ओर प्रस्थान करेगी। इसके बाद भगवान जगन्नाथ 7 दिन तक यहीं विश्राम करेंगे।
8 जुलाई को भगवान जगन्नाथ संध्या दर्शन देंगे। मान्यता है कि इस दिन भगवान जगन्नाथ के दर्शन करने से 10 साल तक श्रीहरि की पूजा करने जितना पुण्य मिलता है। 9 जुलाई को बहुधा यात्रा निकलेगी। इसमें भगवान जगन्नाथ भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ घर वापसी करेंगे। 10 जुलाई को सुनाबेसा होगा, यानी जगन्नाथ मंदिर लौटने के बाद भगवान अपने भाई बहन के साथ फिर से शाही रूप लेंगे। 11 जुलाई को आधर पना होगा। इस दिन रथ यात्रा के तीनों रथों पर दूध, पनीर, चीनी और मेवा से बना एक विशेष पेय चढ़ाने की परंपरा है। 1 जुलाई से शुरू होने जा रही रथ यात्रा का समापन बिलाद्री बीजे अनुष्ठान के साथ 12 जुलाई को होगा। बेशक इस साल कोरोना का खतरा नहीं है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से देश में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। लिहाजा ओडिशा सरकार ने एहतियात के तौर पर कई कदम उठाए हैं। भारी संख्या में भक्तों के पहुंचने की संभावना है। ऐसे में सरकार की तैयारियां भी मुकम्मल हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। भगवान जगन्नाथ के भक्त अपने अपने तरीके से अपनी श्रद्धा, अपनी आस्था जताते हैं। मिनिएचर आर्टिस्ट शाश्वत रंजन साहू ने अपनी आस्था को अपनी कला के जरिए प्रदर्शित किया है, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं इस वक्त। शाश्वत ने माचिस की तीली से भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की 3 रथों का निर्माण किया है। रथ के अंदर तीनों भगवान की मूर्तियों को विराजमान किया गया है। इन तीनों रथों को खूबसूरती से सजाया गया है। रथों की ऊंचाई करीब 11 इंच बताई जा रही है और इन रथों को बनाने में 4830 तिल्लियों का इस्तेमाल हुआ है। 4 पहिए लगाए गए हैं। रथ के चारों तरफ कॉरिडोर के लिए तीलियों से ही घेरा तैयार किया गया है। मैंने मैट्रिक टीम से 3 रथ बनाए हैं। वर्ल्ड फेमस रथ यात्रा के लिए 1 साल 2 साल के बाद भक्त को ग्रहण में रथ यात्रा अनुष्ठित होगा, इसीलिए मैंने 3 रथ बनाए हैं कि लंबाई 11 इंच 4 इंच और 11 इंच 5 इंच और 11 इंच है। इसे बनाने के लिए मुझे 18 दिन का वक्त लगा। इसमें 4830 मैट्रिक के तिल्ली यूज हुआ है। सभी भक्तगण को शुभेच्छा ज्ञापन करने के लिए मैंने कुछ अलग और बेहतरीन सोचा और इसे बनाया है। अब देखिए, जगन्नाथ मंदिर की भव्य कथा तो आपने सुन ली। अब आपको लेकर चलते हैं उत्तर प्रदेश के कानपुर में, जहां बिहटा में मौजूद मंदिर को भी जगन्नाथ मंदिर के नाम से ही जाना जाता है। इस मंदिर को मौसम मंदिर भी कहते हैं, जिसकी वजह बेहद खास है। कहते तो ये हैं कि ये मंदिर आस्था और विज्ञान का मेल है और यहाँ बारिश की भविष्यवाणी होती है। ये जगन्नाथ मंदिर है। कानपुर के बिहटा में स्थित इस मंदिर को मौसम मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। यह मंदिर आस्था और विज्ञान के मेल का प्रतीक है। दरअसल कानपुर का यह जगन्नाथ मंदिर अपने चमत्कारी स्वरूप के लिए प्रसिद्ध है, क्योंकि इस मंदिर के गर्भगृह की छत से मानसून की भविष्यवाणी होती है। माना जाता है कि मंदिर की छत में लगे पत्थरों से मानसून आने से पहले ही पानी की बूंदें टपकने लगती हैं। पत्थरों से जिस अनुपात से पानी की बूंदें टपकती हैं, वो मानसून में होने वाली बारिश की मात्रा का संकेत देती है। इस साल भी यहाँ पानी की बूंदें टपकते देखी जा रही हैं, जिनके मायने क्या हैं, आइए सुनते हैं। इसे मानसून पिछली साल की अपेक्षा इन साल अच्छा मानसून है, क्योंकि इस मानसून पत्थर में यदि एक भाग में ही बूंदें आती हैं तो कम बरसात होती है, और ज्यादा भाग में बूंदें आती हैं तो ज्यादा बरसात होती है। इसका सिद्धांत है कि कम बूंदें तो कम पानी, ज्यादा बूंदें तो ज्यादा पानी। यह मंदिर प्राचीन काल से ही मौसम बताने का सेंटर रहा है। मानसून अच्छा रहेगा या बुरा, इसका अंदाजा इन बूंदों के आकार को देखकर लोग पता कर लेते हैं और उसी के हिसाब से अपनी तैयारी रखते हैं। किसानों को भी मौसम के इस पूर्वानुमान से काफी फायदा होता है। वो बुआई और कटाई इसी भविष्यवाणी के आधार पर करते हैं। किसानों के लिए तो पहले तो ये सब सारी चीजें चलती नहीं थी। अब यहाँ के क्षेत्रवासी या गांववासी इसी के सहारे जितना आगाह काम होता था, छप्पर, छानी, मिट्टी और खेती का काम सब इसी के भरोसे चलता था सब। मंदिर में भगवान जगन्नाथ, बहन सुभद्रा और बलराम की मूर्तियां हैं। इस मंदिर की प्राचीनता की कोई सटीक जानकारी नहीं है, लेकिन पुरातत्व विभाग इसके 4000 साल पुराना होने का दावा करता है।
जैसी रथ यात्रा ओडिशा के पुरी के जगन्नाथ मंदिर में निकलती है, वैसी ही रथ यात्रा यहाँ से भी निकाली जाती है। मौसम मंदिर का रहस्य वैज्ञानिकों के लिए भी शोध का विषय रहा है, लेकिन ये राज ही बना हुआ है कि मंदिर की छत से बूंदें क्यों टपकती हैं। बहरहाल आस्था और विज्ञान का दर्शन एक साथ कराने वाला ये मंदिर आज भी लोगों के बीच आश्चर्य का विषय बना हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। बारिश के साथ ही पहाड़ों पर धुंध और ठंड बढ़ने लगी और ऐसे में केदारनाथ और बद्री विशाल में दर्शन के लिए पहुंच रहे भक्तों को भी दिक्कतें हो रही हैं। लेकिन इसके बाद भी भक्तों के उत्साह में कोई कमी नहीं है। खराब मौसम के बाद भी बाबा के दरबार में भक्तों के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। जमीन पर उतरने को बेकरार धुंध, हड्डियों को गलाने वाली ठंड और रास्तों को मुश्किल बनाने वाली बरसात। ऐसे हालात के बाद भी बाबा के भक्तों के कदम थमने का नाम नहीं ले रहे। बम बम भोले के जयकारों के साथ बाबा के धाम केदारनाथ पर भक्तों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। मौसम की परीक्षा को मात देकर आस्था की जीत का परचम लहराते पहुंच रहे भक्तों का जोश देखने लायक है। मानसून के असर के साथ ही बारिश और ठंड ने भी अपना जोर दिखाना शुरू कर दिया। मौसम वैज्ञानिकों ने भी यहां येलो अलर्ट की चेतावनी दे रखी है। बावजूद इसके केदारनाथ और बद्री विशाल में भारी संख्या में भक्त पहुंच रहे हैं। हालांकि मौसम के मिजाज को समझते हुए प्रशासन नई व्यवस्थाएं लागू कर रहा है, जिसमें हेलीकॉप्टर सेवा अहम है। 30 जून से सभी हवाई सेवाएं बंद कर दी जाएंगी। इसके बाद बाबा केदारनाथ के दर्शन के लिए भक्तों को पैदल ही जाना होगा। वहीं भगवान बद्री विशाल के दर्शन के लिए अब तक 8,50,000 से ज्यादा श्रद्धालु पहुंच चुके हैं, जो अपने आप में एक बड़ा रिकॉर्ड है। रोजाना बारिश और भूस्खलन के बाद भी यहां पहुंचने वाले श्रद्धालुओं के उत्साह में कोई कमी नहीं है। इससे पहले कि मौसम और खराब हो, रास्ते और मुश्किल हो, भक्त जल्द से जल्द बाबा केदारनाथ और भगवान बद्री विशाल के दर्शन करने को बेकरार है। भक्ति की शक्ति के आगे सभी दिक्कतें नतमस्तक हो गई हैं। उम्मीद है इन श्रद्धालुओं का सफर आसान हो और सब पर भगवान की कृपा यूं ही बनी रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और चलिए बात कांवड़ यात्रा की कर लेते हैं, जो कि अगले महीने 14 जुलाई से शुरू होने जा रही है। यात्रा का स्वरूप कैसा होगा और यात्रा के लिए क्या कुछ इंतजाम किए जाएंगे, इसे लेकर उत्तराखंड सरकार ने कमर कसनी शुरू कर दी है। देखिए आप भी। 14 जुलाई से कांवड़ यात्रा की शुरुआत हो रही है। कांवड़ यात्रा को लेकर उत्तराखंड सरकार ने जोर शोर से तैयारियां शुरू कर दी है। कांवड़ यात्रा के बेहतर संचालन के लिए सोमवार को उत्तराखंड के पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार ने पड़ोसी राज्यों के इंटेलिजेंस ब्यूरो के अधिकारियों के साथ वर्चुअल बैठक की और कांवड़ यात्रा पर समन्वय बनाने की चर्चा की। सबको ये भी पता है कि इस बार कांवड़ मेला चूंकि 2 वर्ष बाद हो रहा है, तो भीड़ ज्यादा एक्सपेक्टेड है। हम सब ने उसके लिए आपसी जो आइडियाज का शेयरिंग किया और कैसे ट्रैफिक कैसे मैनेज करेंगे, क्राउड कैसे मैनेज करेंगे, कैसे श्रद्धालुओं से हम ये भी अपील करेंगे कि जो आ रहे हैं वो यहाँ पे गंगा स्नान के लिए आ रहे हैं, गंगा जी से जल लेकर के जाएंगे, तो कैसे उनको एक पॉजिटिव वातावरण में कैसे श्रद्धालुओं को शांतिपूर्वक आकर के बिहेव करना चाहिए, जिससे कि तीर्थ की मर्यादा भी बनी रहे और उनकी तीर्थ यात्रा भी अच्छे से हो जाए। कांवड़ यात्रा के दौरान लाखों श्रद्धालु गंगा जल लेने के लिए उत्तराखंड पहुंचते हैं, इसलिए दिल्ली ऋषिकेश हाईवे पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ती है। उत्तराखंड सरकार कांवड़ यात्रियों की यात्रा को सुगम बनाने की कोशिश में जुट गई है। हमारा एक ही लक्ष्य है कि सभी यात्रियों की यात्रा सकुशल हो, सभी यात्री सकुशल आए, सकुशल जाएं, सुगम आए, सुगम जाएं और स्वस्थ रहें। उसके लिए हम लगातार काम कर रहे हैं। कांवड़ यात्रा भी हमारे लिए एक बहुत बड़ा काम है। कोरोना की वजह से 2 साल के बाद कांवड़ यात्रा का आयोजन हो रहा है।
और आइए अब आपको दिखाते हैं उत्तराखंड के उत्तरकाशी की ऐसी तस्वीर जो ऐतिहासिक है, क्योंकि यहां पर बनी सीढ़ियां भारत तिब्बत के पुराने कारोबारी रिश्तों की कहानी बयां करती है, दोस्ती का सबूत देती हैं। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। उत्तराखंड को देवभूमि कहा जाता है। यहाँ कुदरत ने इतना कुछ दिया है जिसकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती। बद्रीनाथ, केदारनाथ और चारों धाम की यात्रा यहीं पर है। तो कई ऐसे सैलानियों के ठिकाने हैं जहां आने से कभी किसी को कोई ऊबन नहीं होती। ऐसी ही एक पहचान को फिर से बनाने की कोशिश है इस गरतांग गली के जरिए। भारत तिब्बत को जोड़ने वाली इन सीढ़ियों का स्थानीय भाषा में यही नाम है, जो फिलहाल वन विभाग के पास है, जिसे अब पर्यटकों के लिए खोला जा रहा है। हालांकि इसके नियम कायदे भी साफ है, जो यहाँ पर लगे बोर्ड पर देखे जा सकते हैं। गरतांग गली जो हमारे पूर्वजों द्वारा बनाई गई थी, जिससे भारत और तिब्बत का व्यापार हुआ करता था। और पर्यटकों से हम यहाँ पे एंट्री फी 150 रुपये पर पर्सन इंडियन और फॉरनर 600 रुपये पर पर्सन फीस लिया करते हैं। और पर्यटकों से निवेदन किया जाता है कि पार्क क्षेत्र में गरतांग गली में कूड़ा करकट ना करें, इसके लिए हमने डस्टबिन वहाँ भी लगा रखा है, यहाँ भी लगा रखा है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में पड़ने वाली इस गरतांग गली से कभी भारत और तिब्बत के बीच व्यापारिक रिश्ते हुआ करते थे, लेकिन चीन से छिड़ी जंग के बाद सब कुछ बंद हो गया। रास्ता भी जर्जर हो गया, लेकिन इसे फिर से सजा संवार कर तैयार किया गया है सैलानियों के लिए। फिलहाल सैलानियों की संख्या कम है, जो माना जा सकता है कि आने वाले वक्त में बढ़ जाएगी, क्योंकि इस जगह का अपना ही रोमांच है। उत्तरकाशी से ओंकार बहुगुणा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। कोटद्वार के खो नदी में पानी पीने आए हाथियों के कुनबे को देखने के लिए हजारों लोगों की तादाद यहां पर जुट गई। जंगलों में रहना पसंद करने वाले गजराज को इतने पास से देखने के लिए लोगों ने हाईवे पर अपनी गाड़ियां भी रोक दी। इस दौरान नन्हे गजराज की अदाएं लोगों को कुछ ज्यादा ही पसंद आ गई। नदी में प्यास बुझाते गजराज और साथ में मौजूद उनका पूरा परिवार। हाईवे का करीब अगर ऐसा नजारा हो तो भीड़ लग जाना लाजमी है। ये तस्वीर है कोटद्वार के खोह नदी के पास के नेशनल हाईवे की। गजराज के पूरे कुनबे को इतने पास से देखने के मोह में हाईवे पर गाड़ियों की रफ्तार थम गई। लोगों को जहां जगह मिल रही थी वहीं से गाड़ी से उतरकर इन्हें निहारने में जुट गए। झुंड के बीच नन्हे गजराज भी अपनी चाल से सबका मन मोह रहे थे। नेशनल हाईवे पर जमा हुई भीड़ और गाड़ियों के सुस्त रफ्तार से लंबा जाम लग गया, जो घंटों लगा रहा। गजराज की आंखों से ओझल हो जाने के बाद ही लोग हाईवे से हटे। यूं तो गजराज का कुनबा जंगलों में ही रहना पसंद करता है, लेकिन कई बार भोजन और पानी की तलाश में भटकते हुए हाईवे के करीब आ जाता है। गर्मी के दिनों में जंगली जलाशयों के सूख जाने से भी ऐसा होता है। उम्मीद है गजराज के परिवार को जंगल में भोजन और पानी की कमी न हो और जंगल जानवर और इंसान के बीच ऐसा ही खूबसूरत रिश्ता यूं ही बरकरार रहे। कोटद्वार से विकास वर्मा, गुड न्यूज टुडे। आपदा के आगे किसी का बस नहीं चलता। दुनिया के विकासशील देश हो या विकसित देश, कुदरत के कहर के आगे किसी का बस नहीं चलता है। उस आपदा से हम कितने प्रभावी तरीके से निपटते हैं, ये जरूर मायने रखता है। भारत का साम्राज्य इन दिनों बाढ़ की चपेट में है। कई जिले सैलाब की मार झेल रहे हैं। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के साथ साथ सेना भी रेस्क्यू ऑपरेशन में इस वक्त लगी हुई है। लोगों को बाढ़ से निकालकर सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचाया जा रहा है। खाने पीने और दवाओं समेत रोजमर्रा की जरूरत का सामान भी उन्हें मुहैया कराया जा रहा है। मकसद जिंदगी को बचाना है और ऑपरेशन जिंदगी से इस वक्त लोगों को बचाने का काम किया जा रहा है, ताकि कम से कम जान माल का नुकसान हो, इसका खास ध्यान रखा जा रहा है। दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं तुर्की की, जहां पर भारी बारिश से काला सागर इलाके के 6 प्रांत सैलाब की तबाही झेल रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि बाढ़ का पानी किस कदर हाहाकार मचा रहा है। पानी की रफ्तार इतनी तेज है कि सामने में पड़ने वाली सारी चीजें बह जाती हैं। सैलाब एक मजबूत पुल को उखाड़कर अपने साथ बहा कर ले गया है। आसपास के घरों में पहली मंजिल तक बाढ़ का पानी घुस चुका है। तो वहीं डिजास्टर एंड इमरजेंसी मैनेजमेंट प्रेसिडेंसी ने 235 नागरिकों को सुरक्षित निकालकर सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया है। अगले 2 दिनों तक लोगों को घर से बाहर ना निकलने की सलाह दी गई है।
देखिए, त्रासदी की तस्वीरें आप देख रहे हैं। तो बाढ़ से जूझ रहे असम में सेना ने भी मोर्चा अपने हाथ में ले लिया है। वो लगातार लोगों की सहायता कर रही है, न केवल उन्हें राहत सामग्री पहुंचा रही है बल्कि उनकी जिंदगी को बचाने की कोशिश भी कर रही है। तो ऐसी ही एक तस्वीर सामने आई है असम राइफल्स के जवानों अधिकारियों की, जिसमें उन्होंने एक मासूम और उसके परिवार को किस तरह से बचाया है, इन तस्वीरों में देखिए। जन्म हुआ था, उसके बाद सब लोगों ने मिलकर हमें हमारे बच्चे को फ्लड सिस्टम से पार कराया। उनके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दिल से तहे दिल से उनका थैंक यू। चेहरे पर यह मुस्कान और लफ्जों में शुक्रिया असम राइफल्स के इन वर्दीधारियों की बदौलत है, जिन्होंने एक परिवार के सपनों को बचाया है। इसकी उम्र महज 6 दिन की है, जिसने अपनी आंखें भी दुनिया देखने के लिए नहीं खोली। सिलचर में बाढ़ की वजह से कई जान मुश्किलों से घिरी है। सेना सब तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। मुश्किल सिर्फ पानी की नहीं है, बल्कि भूख, प्यास और दूसरी रोजमर्रा की जरूरतें हैं, जिसके बिना एक दिन का गुजारा भी मुमकिन नहीं है। इस महिला की मुश्किल भी यही थी कि अपने 6 दिन के मासूम के साथ बाढ़ के पानी से गिर गई थी। असम राइफल्स के जवानों और अधिकारियों ने न केवल इसे बचाया, बल्कि बच्चे को गोद में लेकर सुरक्षित ठिकाने तक पहुंचाने भी निकल पड़े। लोगों ने मिलकर हमें हमारे बच्चे को फ्लड सिस्टम से पार कराया। उनके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सिलचर में बाढ़ से क्या हालात हैं, यह तस्वीरें उसकी बान की है। आप देख सकते हैं, सेना के जवान बोट से दवाइयां और पानी पहुंचा रहे हैं। बीमार और जरूरतमंद लोगों तक दवाइयां पहुंचाने के लिए यह सारी मशक्कत की जा रही है। बीते दिनों मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने भी इलाके का दौरा किया था। यहां उन्होंने लोगों की मुसीबतों के बारे में उनसे बात की, उनकी समस्याएं सुनी और फिर उनकी मुश्किलों से उन्हें निजात दिलाने की कोशिश में जुट गए। बात अगर पूरे असम की करें तो अभी यहां 21 लाख से ज्यादा लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। बाढ़ के कहर से 22 जिले में 2000 से ज्यादा गांव इसकी चपेट में हैं। 538 राहत कैंप में तकरीबन 2 लाख लोगों ने शरण ली हुई है। सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाले जिलों में फिलहाल नगांव और कछार जिला है। राहत और बचाव के काम में सेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, असम पुलिस और असम इमरजेंसी सर्विस जैसी एजेंसियां लगी हुई हैं। ड्रोन के जरिए भी हालात पर निगरानी रखी जा रही है। हालांकि सच ये भी है कि हालात अब पहले से बेहतर हो रहे हैं। गुवाहाटी से पल्लव कुमार बोरा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोस्ती निभाने के लिए जाने जाते हैं, इसीलिए वो जहां भी जाते हैं लोग उनके मुरीद हो जाते हैं। प्रधानमंत्री मोदी की एक खास बात यह है कि वो अपने वैश्विक दोस्तों के लिए उपहार ले जाना बिल्कुल नहीं भूलते। जर्मनी में हुई G7 देशों की बैठक में प्रधानमंत्री सभी देश के नेताओं के साथ भारत से एक नायाब तोहफे लेकर गए थे। तस्वीरें देखिए, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन को वाराणसी की गुलाबी मीनाकारी वाला ब्रॉच उन्होंने उपहार में दिया। मिस्टर एंड मिसेस बाइडेन के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने मिलता जुलता सा ब्रोच बनवाया था। मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों को लखनऊ के खास जरोदोजी बॉक्स में इत्र की बोतलें उपहार में दी, तो जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिडा को निजामाबाद के खास मिट्टी के बर्तन उपहार स्वरूप दिए। इनमें विशेष तकनीक का उपयोग किया जाता है। ये सुनिश्चित किया जाता है कि बर्तनों में ऑक्सीजन के प्रवेश की कोई गुंजाइश ना हो और गर्मी का स्तर उच्च बना रहे। अपने वैश्विक दोस्तों को मोदी का दिया गया हर एक तोहफा भारत की वास्तु और लोक कला का जीता जागता नमूना था। पीएम मोदी ने अर्जेंटीना के राष्ट्रपति फर्नांडिस को छत्तीसगढ़ की नंदी थीम वाली डोकरा कला भेंट की है। ये विशेष कलाकृति नंदी द मेडिटेटिव बुल की एक आकृति है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार नंदी को विनाश के देवता और भगवान शिव का वाहन माना जाता है। वहीं मोदी ने दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति रामफोसा को रामायण थीम वाली डोकरा कलाकृति भेंट की है। ये कला भी छत्तीसगढ़ की है। इस तरह धातु की ढुलाई का उपयोग भारत में 4000 से ज्यादा सालों से होता आ रहा है। सरकार 1 जुलाई से नया लेबर कोड लागू करने की तैयारी में है। इसके लागू होने से नौकरी पेशा और कामगार लोगों के लिए कई सारी चीजें बदल जाएंगी। केंद्र सरकार ये चाहती है कि सारे राज्य एक साथ सभी बदलावों को लागू करें और नए लेबर कोड से क्या कुछ बदलाव होने जा रहा है, इस रिपोर्ट के जरिए जानिए। हफ्ते में 4 दिन काम,
3 दिन छुट्टी। नौकरी छोड़ने के 2 दिन बाद ही फुल एंड फाइनल सेटलमेंट। चौंके मत, हो सकता है ये सच हो जाए। जी हां, क्योंकि सरकार नौकरी पेशा और कामगार लोगों के लिए नया लेबर कोड ला सकती है। माना जा रहा है कि 1 जुलाई से सरकार देश में नया लेबर कोड लागू कर सकती है। श्रम मंत्रालय ने श्रम कानूनों में सुधार के लिए पुराने श्रम कानूनों को 4 लेबर कोड के अंतर्गत करने की बात कही है। इन 4 लेबर कोड से नौकरी पेशा कामगारों के लिए बेहतर नियमों की शुरुआत होगी। अगर नया लेबर कोड लागू होता है तो ये बदलाव हो सकते हैं। हफ्ते में वर्किंग डे को घटाकर 4 दिन किया जा सकता है, तो वहीं 3 वीक ऑफ होंगे। 3 दिन वीक ऑफ लेने के लिए आपको वर्किंग डे के दौरान 12 घंटे काम करने होंगे। 180 दिन काम के बाद आप छुट्टी लेने के लिए योग्य होंगे। बची हुई छुट्टियों को साल के अंत में कैश करवाया जा सकेगा। नए लेबर कोड में वर्क फ्रॉम होम पर भी विचार किया गया है। सैलरी में बेसिक सैलरी का हिस्सा 50% तक हो जाएगा। सैलरी के बाकी बचे 50% में अलाउंस होंगे। हालांकि इसमें टेक होम सैलरी कम हो जाएगी। बेसिक सैलरी में बढ़ोतरी होगी तो पीएफ कंट्रीब्यूशन बढ़ जाएगा। पीएफ के अलावा ग्रेच्युटी में भी बढ़ोतरी होगी। नौकरी छोड़ने या निकाले जाने की स्थिति में कर्मचारियों का फुल एंड फाइनल सेटलमेंट 2 दिन के भीतर करना होगा। रिटायरमेंट के वक्त कर्मचारी को मोटी रकम मिलेगी। यानी अगर नया लेबर कोड लागू होता है तो आपकी सैलरी, वर्किंग आवर, पीएफ, एनुअल लीव, पेड लीव वगैरह सब बदल जाएगा। नए लेबर कोड से आपके काम के घंटे से लेकर पीएफ भागीदारी, बेसिक सैलरी जैसी कई जरूरी चीजें बदल जाएंगी। आपकी सैलरी से लेकर आपकी सोशल सिक्योरिटी में सुधार होगा। कुल मिलाकर प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले लोगों के लिए ये लेबर कोड फायदेमंद रहने वाला है। हालांकि इसे लेकर अभी आधिकारिक तौर पर कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है, लेकिन चर्चा जोरों पर है कि श्रम मंत्रालय इसे अगले महीने यानी 1 जुलाई से लागू कर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।